आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में समीर खाकर सुर्खियों में थे, ये कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी राजनीतिक विश्लेषक, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञानी, ऑप्शन डी अभिनेता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इस उत्तर की व्याख्या जान लेते हैं। नुक्कड़ और सर्कस जैसे टीवी शो में अपनी भूमिकाओं के लिए विख्यात अभिनेता समीर खाकर का आज यानी 16 मार्च 2023 को मुंबई में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से उनकी मौत हुई है। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, हवा में PM 2.5 के स्तर के आधार पर 39 भारतीय शहर दुनिया में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दूसरा कथन है, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है। तीसरा कथन है, ढाका दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। आइक्यूएयर एक कंपनी है जो वायु गुणवत्ता सूचना प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के जमीनी स्तर के निगरानी स्टेशनों द्वारा PM 2.5 डेटा का विश्लेषण करती है। इस विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कहते हैं। इस बार के रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी भी साल 2022 में गंभीर वायु प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है। हवा में PM 2.5 के स्तर के आधार पर 39 भारतीय शहर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है और वह दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर भी है। पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी डी सुब्बा राव, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग 2023 वर्ष का गवर्नर पुरस्कार मिला है। श्री दास दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर पद संभाल रहे हैं। उन्हें अपने कार्यकाल में महामारी की शुरुआत से यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के कई संकटों का वित्तीय बाजार के माध्यम से संचालन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आज का दूसरा प्रश्न है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 11 मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। पूरी दुनिया में नदियों की सुरक्षा और उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व और उसकी सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हर साल नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल इस दिवस को नदियों का अधिकार थीम के साथ मनाया जा रहा है। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियां हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु, उत्तर भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में एक तरफ दर्रा का नाम दिया गया है और सामने उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस प्रश्न का आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। ऑप्शन बी बारा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है। ऑप्शन सी जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ऑप्शन डी जोजिला दर्रा लेह को नेपाल से जोड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। जोजिला दर्रा भारी हिमपात के कारण पिछले कुछ महीनों से बंद था।
हाल ही में इसे सीमा सड़क संगठन BRO ने सामान्य समय से पहले ही खोल दिया है। गौरतलब है कि जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर के बीच एक रणनीतिक कड़ी है। यह एकमात्र सड़क संपर्क है जो लद्दाख क्षेत्र को बाकी भारत से जोड़ता है। क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल तैयारियों के लिए यह दर्रा काफी महत्वपूर्ण है। दर्रे को फिर से खोलने से लद्दाख और कश्मीर के बीच आवश्यक आपूर्ति और व्यापार के परिवहन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर इंडियन नेवी ने हाल ही में 2 पुरस्कारों की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी दिवंगत जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी अभिनंदन वर्धमान, ऑप्शन डी बी संतोष बाबू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इंडियन नेवी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के स्मृति में 2 अवार्ड की घोषणा की। मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर जिन 2 अवार्ड की घोषणा की गई, उनमें से पहला अवार्ड योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को दिया जाएगा। साथ ही दूसरा अवार्ड गोवा के नेवल वार कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को दिया जाएगा। आज के MCQs में 5वां और अंतिम प्रश्न है, मतुआ महामेला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, मतुआ महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा कथन है, ये आयोजन श्री श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती पर किया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर में श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 212वीं जयंती पर आयोजित मतुआ महामेला को देखने का आग्रह किया है। बता दें कि श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों, दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया था। उनके द्वारा अब के बांग्लादेश स्थित और कांडी में साल 1860 में शुरू सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से मतुआ धर्म की स्थापना हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद अधिकांश मतुआ अनुयायी पश्चिम बंगाल में बस गए। प्रारंभिक रूप से इसे चंडाल और अछूत माने जाने वाले नाम शूद्र समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। काला सागर के चारों ओर स्थित देशों के संबंध में निम्नलिखित में से घड़ी की सुइयों के दिशा के अनुरूप देशों की सही अवस्थिति कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ए रूस, जॉर्जिया, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और तुर्की। बी तुर्की, रूस, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और जॉर्जिया। सी यूक्रेन, रोमानिया, रूस, जॉर्जिया, बल्गारिया और तुर्की। अथवा ऑप्शन डी बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। ये क्रमशः दक्षिण, पूरब और उत्तर में पोंटिक, काकेशस और क्रीमियन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। काला सागर कर्च जलडमरू मध्य द्वारा यानी इसके जरिए, इसके माध्यम से अजोव सागर से भी जुड़ा हुआ है। काला सागर के सीमावर्ती देश हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गारिया और रोमानिया। इन नामों को याद रखने की ट्रिक है टी बर्गर। बर्गर की स्पेलिंग BRGUR यहाँ पे है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके मैप को एक बार ध्यान से देख सकते हैं घड़ी की सुइयों की दिशा के मुताबिक। काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है, यानी इसका काफ़ी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है रूस के लिए। अगर रूस के लिए है तो भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका का इंटरफेयर होना स्वाभाविक है। वहीं इसके आसपास स्थित ज़्यादातर देश जो हैं वो नाटो देश हैं और अमेरिका यहाँ अपनी नज़र गड़ाए हुए है। अमेरिका इस इलाके की ड्रोन द्वारा निगरानी कर रहा था। अभी हाल ही में रूस ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने फिर से दोबारा ड्रोन के जरिए इस काला सागर क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी है। लेते हैं दूसरा सवाल। एशियाई शेरों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं?
पहला, IUCN के रेड लिस्ट में ये लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं। दूसरा, इनके संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात राज्य सरकार 40 एशियाई शेरों को बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने की योजना बना रही है, जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एशियाई शेर पैंथेरा लियो पर्सिका उप प्रजाति का सदस्य होता है। वर्तमान में ये मूलतः भारत तक ही सीमित है और गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य इसका एकमात्र निवास स्थान है। इन एशियाई शेरों को प्राकृतिक आपदा, अवैध शिकार, मानव पशु संघर्ष आदि से काफी खतरा है। IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्तप्राय साइट्स की परिशिष्ट 1 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इन्हें शामिल किया गया है। इनके संरक्षण के लिए 2018 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। बढ़ते तीसरे सवाल की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। डिमेंशिया या मनोभ्रंश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक बीमारी है जिसमें रोगी मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। दूसरा, इसमें रोगी की चेतना बुरी तरह से प्रभावित होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डिमेंशिया या मनोभ्रंश उम्र के बढ़ने के साथ साथ होने वाली एक बीमारी है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें बीमार व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। ये स्मृति यानी मेमोरी, सोच, समझ, गणना, सीखने की क्षमता, भाषा और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि इसमें चेतना प्रभावित नहीं होती है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो मनोभ्रंश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सिर में चोट, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या HIV संक्रमण के कारण हो सकता है। WHO के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में 5.5 करोड़ से अधिक लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक शोध किया गया कि फुटबॉल खिलाड़ियों को डिमेंशिया का खतरा ज़्यादा है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफोर्ड यूनियन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन आइडेंटिफाई करना है। ए, ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी को ही आमतौर पर ऑक्सफोर्ड यूनियन के रूप में जाना जाता है। बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ ही ऑक्सफोर्ड यूनियन है। सी, ये इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में स्थित एक डिबेटिंग सोसाइटी है। अथवा ऑप्शन डी, इसके ज़्यादातर सदस्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ही होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी, जिसे आमतौर पर ऑक्सफोर्ड यूनियन के रूप में जाना जाता है, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में स्थित एक डिबेटिंग सोसाइटी है। इसके ज़्यादातर सदस्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ही होते हैं। 1823 में स्थापित ये ब्रिटेन के सबसे पुराने विश्वविद्यालय यूनियन में से एक है और छात्रों के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित निजी यूनियंस में से एक है। ऑक्सफोर्ड यूनियन विश्वविद्यालय का स्वतंत्र अस्तित्व है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ से अलग है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनियन ने वरुण गांधी को एक डिबेट के लिए बुलाया था, जिसमें वरुण ने शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद यह संस्था सुर्खियों में आ गई थी। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। PM मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये भारत में वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा, यानी शुरू किया गया है इसे। दूसरा, इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने की बात कही गई है। तीसरा, इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। PM मित्र का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। ये भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें 4,445 करोड़ रुपए 5 साल के दौरान खर्च किए जाने हैं। इसके तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से देश में करीब 14 लाख नए रोजगार पैदा होने के संभावना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये रोम संविधि यानी द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक के रूप में ये संगठन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का काम करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। तो भैया गलत कैसे है, चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने बीते 17 मार्च 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये रोम संविधि यानी द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकना है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में मौजूद है और अभी वर्तमान में इसके 123 सदस्य देश हैं। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है, बल्कि वो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। हाँ, ये संस्था यानी आईसीसी संयुक्त राष्ट्र के साथ कोऑपरेशन में सहयोग में जरूर काम करती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 18 मार्च, बी 20 मार्च, सी 14 मार्च अथवा ऑप्शन डी 21 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी 20 मार्च। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और घरेलू गौरैया का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस साल इस दिवस की थीम आई लव स्पैरो है। घरेलू गौरैया दुनिया की सबसे आम और व्यापक प्रजातियों में से एक है। इस घरेलू गौरैया के अलावा भी गौरैया की करीब 26 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाई जाती हैं। बढ़ता प्रदूषण, शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और लुप्त हो रहे पारिस्थितिक संसाधन गौरैया की संख्या में गिरावट के बड़े कारण हैं। ये पक्षी यानी गौरैया विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है और इसके संरक्षण की सख्त जरूरत है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में हर स्टार्ट पहल सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए वंचित बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, बी महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने से संबंधित है ये, सी महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, अथवा ऑप्शन डी विकलांग महिलाओं के कल्याण से संबंधित है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। महिला उद्यमियों के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया था। यह गुजरात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। इसे बनाने का उद्देश्य महिला उद्यमियों के इनोवेशन को बढ़ावा देना है, यानी उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को और ईज को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में इस स्टार्टअप को लॉन्च किया था। इस स्टार्टअप मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम शुरू करने में सहायता तो मिलेगी ही, साथ में ये प्लेटफॉर्म सरकारी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस से महिला उद्यमियों को जोड़ने में भी मददगार साबित होगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पहल की तारीफ भी की, इसकी वजह से यह चर्चा में आ गया। चलिए रुक करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास से संबंधित दारा शिकोह जो कि एक व्यक्तित्व है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला,
इनका संबंध धर्मत के युद्ध से था। दूसरा, मज्म उल बहराइन कृति का इन्होंने खुलकर विरोध किया था। तीसरा, समुद्र संगम नामक पुस्तक की रचना इन्होंने ही की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3 यानी तीनों स्टेटमेंट जो प्रश्न में दिए गए हैं वो सही हैं। बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी केवल पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास में दारा शिकोह की छवि एक उदार मुस्लिम के रूप में बताई जाती है और कहा जाता है कि इसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता यानी सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश की थी। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। इनका जन्म 20 मार्च 1615 ईस्वी को यानी आज ही के दिन और मृत्यु 1659 ईस्वी में हुई थी। उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा शिकोह के भाई औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है। फारसी में लिखी गई मज्म उल बहरैन दारा शिकोह की ही रचना है और ये उनकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है, यानी इन्होंने इनका विरोध नहीं किया था बल्कि खुद इसकी रचना की थी। इस किताब में दारा शिकोह ने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बताई हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे कुटुम्बश्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य कम्युनिटी एक्शन के जरिए गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट जो प्रश्न में दिए गए हैं वो सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्क में से एक कुटुम्बश्री की रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने SC/ST समुदायों के युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्नति नामक एक अम्ब्रेला कार्यक्रम की भी शुरुआत की। बता दें कि कुटुम्बश्री की शुरुआत साल 1998 में केरल सरकार और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य कम्युनिटी एक्शन के जरिए यानी ज्वाइंट एफर्ट के जरिए गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना था। ये देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। पहला माइक्रो क्रेडिट, दूसरा उद्यमिता और तीसरा सशक्तिकरण। नेफेड यानी NAFED के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। और तीसरा, तिलहन एवं दालों को छोड़कर ये अन्य कृषि उत्पादों के कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड कृषि उत्पादों की जो विपणन सहकारी समितियां होती हैं यानी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन्हीं से जुड़ा ये संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। नेफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के तहत तिलहन एवं दालों की खरीद में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए यह भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के साथ मिलकर काम करता है। अभी हाल ही में नेफेड ने मोटे अनाज यानी जिसको अब श्री अन्न नाम दिया गया है, इससे जुड़े कार्यक्रमों को समर्थन व सहयोग देने के लिए कृषि मंत्रालय यानी केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 18 मार्च, बी 20 मार्च, सी 14 मार्च अथवा ऑप्शन डी 21 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 21 मार्च। व्याख्या देख लेते हैं।
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक अभियान है जिससे प्रत्येक वर्ष डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझ रहा होता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसीलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक विकार भी है। ये बच्चे के शारीरिक विकास में देरी, चेहरे की विशेषताओं में फर्क और बौद्धिक विकास में देरी का कारण बनता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे उगादि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है अथवा हैं? पहला, उगादि दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे संवत्सर युगादि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा आयोजित उगादि मिलन समारोह का उद्घाटन किया। उगादि दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे संवत्सर युगादि के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चैत्र माह के पहले दिन पड़ने वाले इस त्यौहार को दक्षिण भारत में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है क्योंकि वसंत आगमन के साथ ही किसानों के लिए ये पर्व नई फसल के आगमन का भी अवसर होता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नवरोज जो कि सुर्खियों में है, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ईरान के लोग नवरात्रि के त्यौहार को ही नवरोज कहते हैं। बी, ये पारसी नववर्ष होता है। सी, मालदीव में स्थित 9 द्वीपों को मिलाकर नवरोज कहा जाता है। अथवा ऑप्शन डी, असम में पाया जाने वाला 9 पैरों वाला एक विचित्र जीव होता है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी एक पारसी नववर्ष का त्यौहार है। व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 21 मार्च को देश में पारसी नववर्ष का त्यौहार यानी नवरोज मनाया जा रहा है। इस दिन से ही ईरानियन कैलेंडर का नया साल शुरू होता है। इसे पतेती जमशेदी नवरोज या नवरोज भी कहा जाता है। नवरोज 2 पारसी शब्दों नव और रोज से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है नया दिन। इसी नवरोज के साथ ईरानी कैलेंडर और पारसी समुदाय के नए साल की शुरुआत होती है। नवरोज से फरवदीन की शुरुआत होती है जो सौर हिजरी कैलेंडर का पहला महीना होता है। आमतौर पर यह 20 या 21 मार्च को ही मनाया जाता है। पढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं अथवा हैं? पहला, ये रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत का लिंगानुपात और भी ज़्यादा घट सकता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 16 मार्च 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत का लिंगानुपात या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 में जो कि 943 थी, इससे बढ़कर 952 हो सकती है। पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। बी, इसकी शुरुआत साल 1954 में की गई थी। सी, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अथवा ऑप्शन डी, तीनों श्रेणियों के पदानुक्रम के संबंध में सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। आपको
बता दें यहाँ पर कि भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। साल 1954 में शुरू किया गया यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार विभिन्न विषयों अथवा गतिविधियों के क्षेत्रों जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार तथा उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। गौरतलब है कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री का नंबर आता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके स्टेटमेंट हैं। पहला, नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी OneWeb यूके आधारित एक संचार कंपनी है। दूसरा, यह कंपनी दुनिया भर में अंतरिक्ष से इंटरनेट उपलब्ध कराने के मिशन में जुटी हुई है, यानी इस पर काम कर रही है। तीसरा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस निजी कंपनी के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल पहला वाला, और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। 26 मार्च 2023 को यानी आगामी 26 मार्च की बात की जा रही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। ये सभी सैटेलाइट संचार कंपनी OneWeb के हैं। दरअसल नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी OneWeb यूके आधारित एक संचार कंपनी है। यह कंपनी दुनिया भर में अंतरिक्ष से इंटरनेट उपलब्ध कराने के मिशन में लगी हुई है। इस मिशन में इसरो भी कंपनी के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है, यानी ये कंपनी इसरो समेत तमाम दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी मदद से अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रही है। उसके जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का ये काम करेगी। इसरो द्वारा ये सैटेलाइट कई चरण में भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में जो 26 मार्च को सैटेलाइट भेजा जाना है अंतरिक्ष में, वो दूसरा मिशन है। इस मिशन को इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के जरिए पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास अंतरिक्ष सेवाओं की आपूर्ति के लिए उद्योग के जरिए बने रॉकेट और उपग्रह हासिल करने की भी जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आधुनिक भारतीय इतिहास में बिहार राज्य को बंगाल से अलग किए जाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, बिहार को मार्च 1912 में बंगाल से अलग किया गया था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के टुकड़े करके उभरते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कोशिश की थी। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं। आज बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बिहार को 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग किया गया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष युवा शक्ति बिहार की प्रगति विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रही बात बिहार को बंगाल से अलग करने की, तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के टुकड़े करके उस वक्त तत्कालीन परिस्थितियों में उभरते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कोशिश जरूर की थी। हालांकि बिहार को बंगाल से अलग करने के निर्णय के पीछे का एक और भी कारण था, वो था बिहार की उपेक्षा। दरअसल बिहार उसी वक्त से काफी पिछड़ता जा रहा था। ऐसे में जनमानस की ये मांग थी कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए ताकि इसका विकास हो सके एक अलग राज्य के रूप में। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 21 मार्च, बी 23 मार्च, सी 14 मार्च अथवा ऑप्शन डी 22 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 22 मार्च। व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह वार्षिक आयोजन है जिसे 1993 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जल के महत्व को उजागर किया जाता है और सुरक्षित जल की पहुंच के बिना वर्तमान में रह रहे करीब 2 अरब लोगों के लिए जागरूकता विकसित की जाती है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम है जल और स्वच्छता संकट के समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। सतत विकास लक्ष्य 6 यानी SDG 6 में भी 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भारत जल जीवन मिशन
अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नमामि गंगे, नेशनल एक्विफायर मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाना है। बात आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की यानी 5वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने देश में पहली बार राइट टू हेल्थ बिल पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरल अथवा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी राजस्थान। व्याख्या देख लेते हैं। तमाम विरोध और हो हल्ला के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अधिकार का विधेयक पारित हो गया है। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। आपात की स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री में इलाज करना होगा इस बिल के तहत। इस बिल के प्रावधानों के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा, अथॉरिटी बनेगी। इसमें सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर किसी भी हॉस्पिटल अथवा डॉक्टर को 10 से 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामलों में प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लक्खी मेला मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार अथवा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी राजस्थान। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के करौली जिले में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला शुरू हो चुका है। इसे कैला देवी चैत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र बड़ी के 12वें दिन से शुरू होने वाला ये मेला 15 दिन तक चलता है। मेले के दौरान पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल रहता है। कैला देवी को दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को राजस्थान में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है और ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि देवी कैला देवी 14वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र के लोगों के सामने प्रकट हुई थी और उन्हें समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद दिया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गुड़ी पड़वा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। दूसरा, ये गोवा, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। गुड़ी पड़वा को संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है नए साल का पहला दिन। इस साल ये 22 मार्च को मनाया गया। गुड़ी पड़वा एक मराठी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ी जिसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा का ध्वज, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और पड़वा का अर्थ है चंद्रमा के चरण। ये गोवा, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। साथ ही नवरात्र पर्व की भी शुरुआत इसी दिन से होती है। गुड़ी पड़वा को फसल दिवस के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। रुक करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आईपीसीसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है, यूनिट है। बी ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य में आने वाले इनके खतरों का आकलन करती है। सी ये जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय और विकल्पों को भी सुझाती है। अथवा ऑप्शन डी इसके हालिया एक सिंथेसिस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व औद्योगिक समय से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य को अब जल्दी ही हासिल किया जा सकता है। हम लोग इसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य में आने वाले इनके खतरों का आकलन करती है। साथ ही इससे होने वाले नुकसान को कम करने और दुनिया के तापमान को स्थिर रखने के विकल्पों को भी सुझाती है। इसकी रिपोर्ट विशेषज्ञ तैयार करते हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर नीति निर्माता भविष्य की योजना बनाते हैं। हाल ही में इसने अपनी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व औद्योगिक समय से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को
1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य से दुनिया चूक सकती है। इसलिए समय रहते सजग होने की ज़रूरत है। लेते हैं कार्यक्रम का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी केरल अथवा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। उस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी उत्तराखंड। व्याख्या देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। लिक्विड मिरर दूरबीन सीमित आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन के लिए इस्तेमाल होती है। दुनिया में फिलहाल अभी ये चिली और कनाडा के पास ही है। लेंस में मरकरी इस्तेमाल होने से यह दर्पण की तर्ज पर काम करता है। इससे टकराकर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड मिरर दूरबीन कहा जाता है। इसके तहत किसी तारामंडल या समूहों पर 5 वर्ष तक नजर रखी जाती है। इससे ब्रह्मांड को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न यानी 5वां प्रश्न। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? योर ऑप्शंस आर ए कोल विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह अथवा ऑप्शन डी भील विद्रोह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी रंपा विद्रोह। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वन संसाधनों और जमीनों का दोहन करने के मकसद से ब्रिटिश शासन ने एक मद्रास वन अधिनियम 1882 पारित किया था। इस कानून की वजह से स्थानीय वनवासी अपने ही संसाधनों के इस्तेमाल करने से वंचित कर दिए गए। इस तरह यही वन कानून रंपा विद्रोह की वजह बन गई। रंपा विद्रोह, जिसे मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत अगस्त 1922 से हुई और मई 1924 में सीताराम राजू, जो कि विद्रोह के नेता थे, इनको कैद करने और इनकी हत्या किए जाने तक यह विद्रोह जारी रहा। गौरतलब है कि बहुचर्चित फिल्म RRR इसी रंपा विद्रोह की कहानी पर आधारित है। अभी हाल ही में इस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है, भारतीय सिनेमा के लिए। क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे संक्षेप में टीबी भी कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए ये एक संक्रामक रोग है, बी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ही होता है, सी हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, अथवा ऑप्शन डी विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षय रोग, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस टीबी फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए हम हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। गौरतलब है कि भारत ने 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि SDG लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त किया जाना है। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर भारत का UAE के साथ रुपया दिरहम समझौता फाइनल होता है, जो कि अभी चर्चा के प्रोसेस में है, तो निम्नलिखित में से इसके फायदे कौन कौन से होंगे? पहला है विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फीस की बचत। दूसरा पूंजी की बचत। तीसरा सामान की कीमतों का सस्ता होना। और चौथा निर्यातकों और आयातकों के लिए लेन देन की लागत में कमी आना। आपके विकल्प हैं ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 4 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये चारों जो फायदे बताए गए हैं, ये अगर रुपया दिरहम समझौता होता है तो ये उसके फायदे होंगे।
व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और भारत जल्द ही रुपया दिरहम समझौता करने वाले हैं। इसको बस औपचारिक स्वरूप देना बाकी रह गया है। अभी वर्तमान में व्यापार भुगतानों को निपटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं। यदि वे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू करते हैं, यानी इंडिया रुपया में और यूएई दिरहम में, तो दोनों देशों को विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फीस नहीं देना होगा। इसकी वजह से पूंजी की बचत होगी और सामान भी सस्ता रहेगा। साथ ही स्थानीय करेंसी में व्यापार से पूंजी का काफी आसानी से प्रवाह हो जाएगा, यानी कैपिटल फ्लो बढ़ जाएगा। निर्यातकों और आयातकों के लिए लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, नीति आयोग की तरह कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया ये संस्था भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। दूसरा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है, स्थित है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C इनमें से कोई नहीं, अथवा ऑप्शन D 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ये वस्तुओं के मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसे कामों को करता है। इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत की गई है। इसके अलावा यह संस्था उक्त विषयों से जुड़े आकस्मिक और अतिरिक्त मामलों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का भी काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अभी हाल ही में इसने घरेलू खिलौना निर्माण इकाइयों को 1097 लाइसेंसेस दिए हैं, जिनमें से 96% से अधिक लाइसेंस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सिदी या शीदी समुदाय जो भी सुर्खियों में है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस समुदाय का मूल अफ्रीका से है। दूसरा, भारत में ये मुख्यतः गुजरात में रहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी क्वेश्चन में दिए गए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिदी या शिदी भारत और पाकिस्तान का एक मानव समुदाय है जिसका मूल अफ्रीका है। भारत में ये मुख्यतः गुजरात में रहते हैं। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में भी इनका अस्तित्व है। इसी समुदाय से आने वाले हीराबाई इब्राहिम भाई लोदी ने आदिवासी समुदाय के उत्थान और विकास के लिए काफ़ी काम किया है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति से यह सम्मान लेने के लिए जाते वक्त वे बेहद भावुक हो गईं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके बाद से यह समुदाय चर्चा में आ गया। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। असम राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं A, ये गृह मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण वाली 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। B, ये भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। C, असम राइफल्स को देश के पूर्वोत्तरी इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है। अथवा ऑप्शन D, आज यानी 24 मार्च को असम राइफल्स अपना 187वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। इसका मतलब A में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक बल है। यह भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। असम राइफल्स को देश के पूर्वोत्तरी इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है और साथ ही ये भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी करता है। ध्यान दीजिएगा कि असम राइफल्स एकमात्र ऐसा केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन इसका संचालन संबंधी नियंत्रण भारतीय सेना के पास है, यानी ये होम मिनिस्ट्री के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है कि इसके वेतन और बुनियादी ढांचे संबंधी व्यवस्था गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि इसके कर्मियों की तैनाती, पोस्टिंग, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति सेना द्वारा तय की जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। दूसरा, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। तीसरा, इसका प्रमुख काम पुलिस कार्रवाई में राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना और आतंकवाद पर लगाम लगाना है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन D 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 246 बटालियनों और तमाम अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका प्रमुख काम पुलिस कार्रवाई में राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना और आतंकवाद पर लगाम लगाना है। बस्तर में आज यानी 25 मार्च 2023 को सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। वैसे तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 19 मार्च है, सुरक्षा कारणों से यहाँ करीब एक हफ्ते की ये देरी हो गई है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा, इसके तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी इनमें से कोई नहीं अथवा ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और विश्व का 8% मछली उत्पादन भारत में ही होता है। देश में 2021-22 में मछली उत्पादन 162 लाख टन से अधिक रहा, जो 2019-20 में लगभग 141 लाख टन था। बता दें कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। ये मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे प्राचीन पर्ल टाउन खोजा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मालदीव, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी भारत अथवा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या देख लेते हैं। अरब प्रायद्वीप के देश संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना पर्ल टाउन खोजे जाने का दावा किया गया है। पर्ल टाउन का मतलब होता है मोतियों वाला नगर। पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्हें दुबई से लगभग 50 किलोमीटर पूर्वोत्तर में अल क्वैन में सिनियाह द्वीप पर फारस की खाड़ी में यह पर्ल टाउन मिला है, जो कि 6वीं शताब्दी का है। इसी खोज के दौरान इस जगह कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली जिनसे पता चलता है कि यह जगह कभी हजारों लोगों के लिए घर हुआ करती थी। वर्तमान खोज से यह अंदेशा होता है कि यह जगह अपने समय का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने यहाँ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश अथवा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी छत्तीसगढ़। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस यानी जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, इसके अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों और भूस्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 5 एकड़ तक भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान प्रदान करेगी। जो लोग 5 एकड़ से अधिक भूमि पर पेड़ लगाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार 50% वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी। बढ़ते आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए भारत और यूनाइटेड किंगडम, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और न्यूजीलैंड अथवा ऑप्शन डी भारत और मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी जो कि यूनाइटेड किंगडम की नौसेना है, इसके बीच कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। यह अभ्यास अरब सागर में 20 से 22 मार्च 2023 तक किया गया। इस अभ्यास से समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑपरेशन तत्परता, अंतर परिचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने
और संयुक्त परिचालनी ज्वाइंट ऑपरेशन की क्षमता में सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है इस अभ्यास से। भारतीय इतिहास में भगवान बसवेश्वर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, बसवेश्वर जी 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक संत थे। दूसरा, इन्हें लिंगायतवाद का संस्थापक माना जाता है। तीसरा, इन्होंने कल्याणी चालुक्य शासन के दौरान प्रशासन में अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह बीते 26 मार्च को बेंगलुरु कर्नाटक में भगवान बसवेश्वर जी एवं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया। बसवेश्वर जी, जिन्हें बासवन्ना के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं सदी के कवि एवं दार्शनिक संत थे। इन्हें लिंगायतवाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने कल्याणी चालुक्य अथवा जिन्हें कलचोरी चालुक्य भी कहा जाता है, इनके शासन के दौरान प्रशासन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा विजय तृतीय के शासन के दौरान इन्होंने कलचूरियों को अपनी सेवाएं दी थीं। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के बारे में आपको बताएं तो 1537 में इन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी। ये विजयनगर साम्राज्य में सामंत थे, शासक टाइप में थे ये। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? पहला है नीतू घनघस, दूसरा निखत जरीन, तीसरा जैस्मिन लंबोरिया, चौथा मंजू बम्बोरिया, पांचवा लवलीना बोरगोहेन। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 5 अथवा ऑप्शन डी केवल 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी तीसरी और चौथी नंबर की जो खिलाड़ी हैं जस्मिन लंबोरिया और मंजू बम्बोरिया, ये दोनों ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। व्याख्या देख लेते हैं। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिला विश्व चैंपियनशिप में 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस साल दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की। इस बार ये चैंपियनशिप 15 मार्च से 26 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की गई। भारत ने इस प्रतियोगिता में 17 साल बाद 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे पहले नीतू ने 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलियाई पहलवान को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता। दूसरे नंबर पर स्वीटी बुरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीसरे नंबर पर निखत जरीन है। निखत जरीन ने इस चैंपियनशिप में भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। और चौथा लवलीना बोरगोहेन है, जिनका जिक्र मैंने प्रश्न की शुरुआत में ही कर दिया व्याख्या के। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने मिलकर देश का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल यानी CRM विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अथवा ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और बार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी नालको और बार्क ने मिलकर ये रेफरेंस मटेरियल डेवलप किया है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत नवरत्न CPSE नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क ने मिलकर बार्क 1201 नाम का एक बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल यानी CRM विकसित किया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। दरअसल बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान होता है जो एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादित किए जाने वाले एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट की क्वालिटी काफ़ी मायने रखती है। ये जो नया CRM विकसित किया गया है, यह इसी बॉक्साइट की क्वालिटी चेक यानी मानक की तरह, स्टैंडर्ड की तरह काम करेगा। क्वालिटी चेक करने के लिए ये CRM काम आएगा, जैसे सोने में कैरेट होता है उसी तरह। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन की ओर। एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए भौतिकी,
बी अंतरिक्ष विज्ञान, सी पत्रकारिता अथवा ऑप्शन डी गणित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी गणित। व्याख्या देख लेते हैं। 74 वर्षीय लुइस कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर दिए जाने वाले इस एबेल पुरस्कार को गणित के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार हर साल नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है और ये एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में सागर मंथन नामक एक रियल टाइम प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्चुअल रूप से सागर मंथन नामक एक रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से इस जलमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और अच्छे से की जा सकेगी। साथ ही इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग से समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की भारत की जो प्रतिबद्धता है वो जाहिर होती है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। मार्बर्ग वायरस रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है, बी ये इबोला के समान परिवार से ही संबंधित होता है, सी ये बीमारी फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ के जरिए फैलती है अथवा ऑप्शन डी इसके लिए एनकोवैक्स नामक एक टीका विकसित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में WHO ने बताया कि इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा इसके कारण 20 और लोगों की मौत हो जाने का अनुमान है। बता दें कि मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। ये इबोला के समान परिवार से ही संबंधित होता है। चमगादड़ों के जरिए फैलने वाली इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल होता है। यदि असंक्रमित व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति या सतहों के शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क में आता है तो भी इस बीमारी का प्रसार होता है। इसके लिए अभी तक कोई इलाज या टीका विकसित नहीं किया जा सका है। आमतौर पर मरीजों को पुनर्जलीकरण यानी रिहाइड्रेशन के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में क्लॉड लोरियस का नाम सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, यानी ये कौन थे? आपके विकल्प हैं ए जर्मनी के एक रेसलर, बी स्पेन के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, सी फ्रांसीसी जलवायु वैज्ञानिक अथवा ऑप्शन डी बेलारूस के फुटबॉल खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये एक फ्रांसीसी जलवायु वैज्ञानिक थे। व्याख्या देख लेते हैं। क्लॉड लॉरियस एक फ्रांसीसी जलवायु वैज्ञानिक और स्पेसिफिक होकर बताएं तो ग्लेशियोलॉजिस्ट थे, यानी जो बर्फीले इलाकों में जो वैज्ञानिक काम करते हैं उन्हें ग्लेशियोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्होंने अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने अपने अनुसंधानों से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद की। इन्होंने यह साबित किया था कि ग्लोबल वार्मिंग, विशेष रूप से अंटार्कटिका के क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके लिए ज़्यादातर हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं, यानी हमारी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी है। हाल ही में इनका देहांत हो गया, इसी वजह से इस प्रश्न को शामिल किया गया। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न यानी 5वां प्रश्न। हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI चैटबॉट का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए चैट AGPT, बी अमा कृषाई, सी रेहान लपोटा अथवा ऑप्शन डी क्रेटस एग्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी अमा कृषाई। व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अमा कृषाई लॉन्च किया। अमा कृषाई चैटबॉट किसानों को बेहतरीन कृषि पद्धतियों के बारे में अपडेट करेगा और साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं और तमाम बैंकों यानी सहकारी और सरकारी या जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके ऋण उत्पादों के बारे में भी बताएगा। हालांकि अभी अमा कृषाई एक पायलट परियोजना के तहत काम करेगी। इसमें 10,000 से अधिक किसान शामिल होंगे और अगले 2 महीनों में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी अहमदाबाद, सी इंदौर अथवा ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी वाराणसी। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चलने वाला है। शहर में यातायात के दबाव और पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन यानी वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहे यानी गुदौलिया तक 3.85 किलोमीटर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने 644 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस सार्वजनिक परिवहन रोपवे के निर्माण की सराहना की है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में F-23 नामक सैन्याभ्यास किन दो पक्षों के बीच आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत तथा फ्रांस के मध्य, बी भारत तथा अफ्रीका के मध्य, सी भारत तथा श्रीलंका के मध्य, तो ऑप्शन डी भारत तथा बांग्लादेश के मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी भारत और अफ्रीका के बीच ये आयोजित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास F-23 का दूसरा संस्करण बीते 29 मार्च को पुणे में संपन्न हो गया। F-23 का आयोजन 16 मार्च से 29 मार्च 2023 तक किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना, एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ कार्य योजनाओं को आत्मसात करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिदेश के तहत मानवतावादी माइन कार्रवाई और शांति वाहिनी प्रचालनों का निष्पादन करना था। लेते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। दूसरा, इसमें भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत BEL भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, अंग्रेजी में कहे तो ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स यानी AADCRS को विकसित करेगा। इस प्रणाली में ऐसे सेंसर्स, राडार्स का एक पूरा नेटवर्क होगा जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएंगे। ये तत्काल भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट्स को सतर्क कर देंगी। इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर का नाम दिया है। लेते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। दूसरा, ये पहली बार शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी इनमें से कोई नहीं अथवा ऑप्शन डी एक और दो दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। ये साइटिस नामक एक कार्यक्रम चला रहा है यानी CITIIS। इस कार्यक्रम के तहत शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव यानी अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव का उद्देश्य शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट यानी सतत शहरी विकास पर चल रही बातों में जो चर्चा चल रही है इसमें जनता को भी शामिल किया जाए। जन भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है।